भी हमें ज्वाइन किया रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। कहिएगा, ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग में अमेरिका भी अब शामिल हो गया है, खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे और जो मिडल ईस्ट है उसकी सिक्योरिटी सूरत हाल अब क्या होगी? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत इक़दाम है अमेरिका का और इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और क्योंकि अमेरिका को इससे कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं था और वो इजराइल और ईरान की जंग में इजराइल की तरफ से इसमें कूद पड़ा है। और अब इसके बाद जो कुछ होगा वो उसका जिम्मेदार मेरा ख्याल है कि अमेरिका को ठहराना चाहिए। ईरान के ऊपर ये अब लाजिम हो गया है कि वो इसका जवाब दे। वो निगोशिएशंस में भी था, वहाँ से उसके उन निगोशिएशंस के बावजूद उस पे इजराइल ने हमला कर दिया। अमेरिका मुस्तकिल इजराइल को शाबाश देता रहा, कहता रहा कि आप ठीक काम कर रहे हैं, करते रहें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ये एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ख़ास तौर पे इसमें फिज़िकली शामिल होने की। और अमेरिका ने अनफॉर्चुनेटली इस जंग का दायरा वसी कर दिया है। अब ईरान पे अगर ये लाजिम हो गया है कि उसने इसका जवाब देना है, तो उसके पास ऑप्शंस क्या हैं? उसके पास ऑप्शंस ये हैं कि वो जो अमरीकी एसेट्स हैं जो कि इस वक्त सी में मौजूद हैं, पर्शियन गल्फ में मौजूद हैं या उसके आसपास मौजूद हैं, उन पे अटैक करेगा, क्योंकि उनसे टोमाहॉक मिसाइल जो हैं वो ईरान पे फायर किए गए हैं। तो अगर पर्शियन गल्फ को अफेक्ट होती है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अफेक्ट होती है, जो कि ईरान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उनकी ज्योग्राफी उनको ये एडवांटेज प्रोवाइड करती है। वो ज्योग्राफिकली पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इतनी अच्छी तरह प्लेस हैं कि उनके लिए ये मिनटों का काम है कि उसको वो डिस्टर्ब कर सकें, उसको बंद कर सकें। दुनिया का 30% तेल वहाँ से आता है, 50% गैस वहाँ से आती है, 21 मिलियन बैरल ऑयल रोजाना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से फ्लो करता है और ये पूरी दुनिया में जाता है। ना सिर्फ उन ममालिक में जिनके साथ सी लगता है, बल्कि उन ममालिक में भी जो जिनके साथ सी नहीं लगता, जिनको लैंड लॉक कंट्रीज कहा जाता है। तो ये तमाम ममालिक, इनकी तिजारत, इनकी मईशत इससे अफेक्ट होगी। और ये अब दायरा बड़ा हो जाएगा इस जंग का। जी फैसल शाह साहब, इस तरह अभी आपने कहा कि अब ईरान जो है वो खत्ते में अमरीकी जो एसेट्स हैं उनको भी हदफ बना सकता है, तो इसमें चाइना और रशिया का रद्दमल कितना वाइटल होगा? उनके पास क्या ऑप्शंस होंगी? वो इसमें दाखिल होंगे? देखिए, वो खुल के दाखिल नहीं होंगे क्योंकि सामने अमेरिका खड़ा हुआ है, और अगर वो खुल के इसमें दाखिल होते हैं तो जाहिर बात है कि फिर उनकी और अमेरिका की एक तरह से टसल शुरू हो जाएगी, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 में चेंज हो सकती है। इसको फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो वो इसमें खुल के शामिल नहीं होंगे मिलिटरीली, लेकिन पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट वो अपनी तेज कर देंगे ईरान के लिए। और अगर कोई ईरान के उनके साथ मुआहदे हैं जिनके तहत वो उसको सप्लाई करते हैं असला वगैरह, तो हो सकता है कि वो उसको सप्लाई जारी रखें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस जंग में शामिल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें शोर बहुत मचेगा क्योंकि सबकी मईशत इससे अफेक्ट होगी। तो इस इक़दाम की मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं थी, जबकि ऑलरेडी निगोशिएशंस दोबारा रिज्यूम हो रही थी। यूरोपियन वज़ीर ख़ारजा के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा बातचीत कर रहे हैं, दोबारा बातचीत करने के लिए भी पुरअज़म है। देखें, ईरान को हमें कुछ क्रेडिट देने की ज़रूरत है। एक तो ये कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने इजराइल को चैलेंज किया है, अमेरिका को भी चैलेंज किया है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि कई दिहाइयों से सैंक्शंस में है, और उन सैंक्शंस के बावजूद वो अपनी इस्तेताअत के मुताबिक इन दोनों से लड़ रहा है। फिर आप ये देखिए कि जो ख्याल किया जा रहा था कि इजराइल का अटैक होगा ईरान पे, जगह जगह पे वो बम्बार्डमेंट करेंगे, तो एक इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी उनके मुल्क में। ऐसा भी नहीं हुआ है। उनकी अवाम अभी भी अपने रिजीम के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़ी हुई है। तो इस चीज़ का भी हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए। फिर ईरान का जो रिजॉल्व है, जो उस बातचीत करने का भी रिजॉल्व और फाइट बैक करने का भी रिजॉल्व, उसमें भी आप देखिए कि कोई कमी नहीं आई है। तो हमें ये क्रेडिट ईरान को जरूर देना चाहिए। और ये खदशात कि इस जंग का दायरा वसी हो जाएगा, इसको हमें बहुत पुरअसर तरीके से बहुत जोर लगा के इसको हमें प्रोपेगेट करना चाहिए। दुनिया को बावर कराना चाहिए कि हम एक तबाही के दहाने पे जा रहे हैं, सब के सब।
हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे बिल्कुल हमसाए में ये जंग आ गई है, और जब जंग आ जाती है आपके हमसाए में तो आप उससे महफूज नहीं रह सकते। माइग्रेशन हो सकती हैं, कोई गलती का इस्तेमाल हो सकता है। आप अगर याद करें तो जब अफगानिस्तान पे टोमाहॉक मिसाइल्स अमेरिका ने फायर किए थे तो कुछ उनमें से पाकिस्तान में गिर गए थे, तो ये गलती का इस्तेमाल भी हो सकता है, हमारा भी नुकसान हो सकता है। फिर अगर पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ होता है तो हमारी तो सारी तेल की सप्लाई वहां से आ रही है, तो हमारी मईशत पे कितना इफेक्ट होगा। तो ये चीजें हमें एक्चुअली देखने की जरूरत है और अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। पाकिस्तान का माशाल्लाह इस वक्त स्टैचर बुनियान अल मरसूस के बाद बहुत अच्छे मुकाम पर है और दुनिया हमारी तरफ देखती है, अब हमारी बात सुनती है, तो हमें इस लीवरेज का फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, कोल्ड वॉर में जिस तरह वियतनाम और दीगर मुल्कों के खिलाफ वेस्टर्न ब्लॉक ने पसे पर्दा रह के हिमायत की थी और मदद की थी, इस तरह ही हम देख सकते हैं कि चाइना और रशिया भी मिलिटरीली अंडर द टेबल ईरान की हिमायत कर सकता है? देखिए, कर तो वो सकते हैं, लेकिन ये आज 21वीं सदी का जमाना है और इसमें कोई चीज छुपी नहीं रहती है। हर कोई देख रहा है दूसरे को, तो चीजें पता चल जाती हैं और लोगों के सामने आ जाती हैं। आप जितना भी छुप छुपा के कोई काम करें वो आश्कार हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि वो शायद इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, लेकिन वो अपना जो डिप्लोमेटिक क्लाउट है, जो पॉलिटिकल क्लाउट है दुनिया में, उसको यूज करने की वो जरूर कोशिश करेंगे ताकि इस जंग का दायरा मजीद वसी ना हो। आप देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में तो बड़ी चेंजेस इसकी वजह से आ जाएंगी जो कुछ हुआ है। यानी इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिस्टम की तो कोई अब अहमियत ही नहीं है। अगर आपके पास ताकत है अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने की तो आप वो ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, बावजूद इसके कि आपको दुनिया कंडेम करे, आपके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे, आपको समझाए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी मेरा ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है या पॉलिटिको रिलीजियस ऑब्जेक्टिव है तो मैंने ये करना है, तो ये एक बड़ी गलत प्रेसिडेंट है। दूसरी गलत प्रेसिडेंट ये हो गई है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, इतनी एडवांस न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे आज तक कभी अटैक नहीं हुआ है। तो ये एक आप गलत बेसिकली लोगों को सबक दे रहे हैं कि जब किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो उसमें इस ऑप्शन पे भी गौर कर सकता है, और दुनिया अगर आपके पास ताकत है तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तो हमें ये चीजें देखने की जरूरत है, हमें इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है। और एक और चीज जो शायद इससे साबित हो रही है वो ये कि आपको बहुत ज्यादा नैरेटिव बिल्डिंग पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि आपका नैरेटिव अगर किसी को पसंद नहीं आया और उसके पास ताकत है तो वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। मिसाल इसकी मैं आपको ये दूंगा कि देखिए, ट्रंप साहब पिछले 2 दिन से ये कह रहे हैं कि ईरान पिछले 40-50 सालों से मकबर अमेरिका, मकबर इजराइल कह रहा है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। ट्रंप साहब पिछले 2 दिन से ये कह रहे हैं कि ईरान पिछले 40-50 सालों से मकबर अमेरिका, मकबर इजराइल कह रहा है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। अब उसका असल मकसद है या नहीं है, ग्राउंड रियलिटी से उसका क्या ताल्लुक है? यानी ईरान जो है वो आपसे बातचीत भी कर रहा है, अगर वो आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं जो उनके लिए पॉलिटिकली फायदेमंद हैं, लेकिन वो आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन उस बातचीत का इतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि उनके जो नारे हैं उनकी वैल्यू को उनको ज्यादा वैल्यू दी गई है। तो ये भी एक चीज हमें देखने की जरूरत है कि जो नैरेटिव है उसकी ज्यादा अहमियत हो गई है और जो आपके एक्शंस हैं उनकी वैल्यू कम हो गई है। अच्छा, फैसल शाह साहब, ये कहिएगा कि अर्ली 80s में इसराइल ने बनाया था और उस वक्त भी किसी की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल, कोई रिएक्शन नहीं दिया गया था। क्या यही वजह है कि इसराइल ने एक बार फिर इस तरह का काम किया है? देखिए, इसराइल तो बहुत अरसे से ईरान के पीछे पड़ा हुआ था कि जी इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको रोल बैक करवाया जाए, और ईरान हमेशा से कह रहा है कि हमारा न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोई इरादा नहीं है, हम पीसफुल पर्पसेस के लिए ये न्यूक्लियर एनर्जी बनाना चाहते हैं, उस यूरेनियम को एनरिच करना चाहते हैं। IAEA की भी सारी इंस्पेक्शंस हो रही हैं, वो भी टेस्टिफाई कर रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन की तरफ नहीं जा रहा है। अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह रही हैं। जो इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर था वो बड़े आप समझें कि इनिशियल स्टेजेस पे था,
तो उसको तबाह करने से वो नुकसानात नहीं हो सकते थे जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के या न्यूक्लियर साइट को तबाह करने से हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक इनका पॉलिटिको रिलीजियस ऑब्जेक्टिव था और उसमें अमेरिका शामिल हो गया, तो फिर इस नैरेटिव को कुव्वत मिल गई और उसकी वजह से उन्होंने ये अटैक किया। और इजराइल पे मेरा ख्याल है अब इल्जाम के बजाय ये जो ज्यादा है इसका बर्डन वो यूएस पे जाता है कि अगर इजराइल ऐसा काम कर भी रहा था तो यूएस को चाहिए था कि वो इस चीज को रोकता और सिचुएशन को कंट्रोल करता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।